ओके जी। सो नाउ वी स्टार्ट कि पहले दिन हमारा ओरिएंटेशन हम जरा थोड़ा सा लेते हैं कि सबसे पहला पॉइंट कि एमडी गेट है क्या, एमडी गेट किसे कहते हैं, एमडी गेट में कितनी सीट्स होंगी। आप लोग जब एमडी गेट देंगे तो आपके जहन में सिर्फ एक ही चीज है और वो है कि हम लम्स में जाएंगे क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो हैदराबाद के हैं, या फिर इसके अलावा कहाँ कहाँ जा सकते। फुल फॉर्म तो आपको पता होगा कि जनाब मेडिकल, हाँ जी आगे डेंटल कमीशन, ठीक है ना। तो आपके पास आ जाते हैं सबसे पहले लास्ट टाइम जो एमडी गेट का जो टेस्ट हुआ उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, जरा इसको चेक कर लें। बेटा ये आप लोगों के लिए छोटी छोटी सी बातें ताकि तैयारी कैसे करनी है ना। 41,000 स्टूडेंट्स ने टेस्ट दिया था, ठीक है। लास्ट ईयर आपके साथ बैठने वाले होंगे या आपसे जो सीनियर थे उसमें 41,000 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया था, ठीक है। और जरा यहां पे देखो कितनी सीट्स हैं, 4,790 सीट्स इसमें मौजूद हैं। सिंपल, पूरे सिंध में, ये मैं सिंध की बात बता रहा हूं और ये जो नंबर बता रहा हूं ये भी मैं आपको सिंध का बता रहा हूं, ठीक है। तो एमडीकेट का टेस्ट लास्ट ईयर 41,000 स्टूडेंट ने दिया, जिसके अंदर जो है सिर्फ 11% सीट्स थी। इसका मतलब बेटा एक बात याद रखिएगा कि यहाँ इस टेस्ट में आप लोगों ने सिर्फ पास नहीं होना है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ पास नहीं होना है बल्कि इस टेस्ट में आप लोगों ने टॉप करना है। यानी अगर लास्ट ईयर 41,000 था तो ये उम्मीद लगा लो कि अब भी तकरीबन तकरीबन 40,000 से लेकर 45,000 के करीब स्टूडेंट जो है वो टेस्ट दे रहे होंगे, आपके साथ बैठे होंगे, आपके साथ कंपटीशन कर रहे होंगे। और उसके अंदर आपने क्या करना है, विन करना है और विन करके आगे जाना है, ठीक है। टोटल एमबीबीएस की सीट्स कितनी है, 3600। और बीडीएस की सीट कितनी है, 1190। यहां पहला सवाल आपका बेटा क्लियर कर दूं कि सर एमबीबीएस ही लेना है, ठीक है, या बीडीएस इंपॉर्टेंट है। तो जनाब बीडीएस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एमबीबीएस है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिमागी ख्याल है कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। चलें अब आगे चलते हैं। अब हैरान कुन बात कि 41,000 में से 22,000 स्टूडेंट बेटा लास्ट ईयर सिर्फ पास हुए हैं। तो अब आप अपने आप को भी देखिएगा कि फिलहाल आप लोग कहाँ खड़े हैं, ठीक है। 22,000 स्टूडेंट पास हुए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि 22,000 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 100 प्लस मार्क्स होंगे, बाकी फेल हो गए। यानी बाकियों के 100 मार्क्स भी नहीं आए। क्यों? क्योंकि बीडीएस के लिए जो पास होता है, बीडीएस के लिए जो पासिंग मार्क्स होंगे वो लास्ट ईयर 100 थे, और एमबीबीएस के लिए जो थे वो कितने थे, 110। तो इसका मतलब आधे बच्चों ने, यानी तकरीबन 20-21 हजार बच्चों ने 100 मार्क्स भी नहीं लिए, उससे कम थे। और वो टेस्ट में बैठे तो सही लेकिन वो पास भी नहीं हुए। यहां तक बातें समझ में आई कि कितने स्टूडेंट थे, लास्ट ईयर क्या हुआ। ये बातें मैं आज पहली क्लास में इसलिए आपसे सारी शेयर कर रहा हूँ और पूरा डेटा बना के मैं आप लोगों के लिए इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लेक्चर्स तो बेटा बड़े तसल्लीदार मिले होंगे। और फलां टीचर अच्छे हैं, फलां बुरे हैं, फलां को आपने अपने तसल्ली से बना लिए होंगे प्लान्स। लेकिन द प्रॉब्लम इज दैट कि यहाँ आपको कम से कम इस बात दिमाग में ये बात डालनी है कि आपका कंपटीशन कहाँ होने जा रहा है। पास होने नहीं जा रहे आप। पास होने होते हैं जैसे फर्स्ट ईयर में आप पास होते हैं, ए ग्रेड ले लिया, बी ग्रेड ले लिया। अच्छा वैसे तो बी ग्रेड वाला भी पास है, सी वाला भी पास है, ठीक है। और इसी तरह ए वन वाला भी पास है। लेकिन यहाँ आपको पास नहीं होना, यहाँ आपको बीट करना है, ठीक है, कंपटीशन करना है। और अगर आप compete करके टॉप पे आते हो तो इसका मतलब यानी आपने कितने स्टूडेंट्स में आना है, 40,000 में से टॉप 4,000 या फिर 3,000 स्टूडेंट्स के अंदर अगर आप आते हो तो फिर आपको जो है सिंध की किसी जगह पर, किसी पॉइंट पर जो है वो आपको क्या मिल सकती है, सीट मिल सकती है। चलें अब आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास एक और पॉइंट है और वो है जी कि एमबीबीएस के लिए कितनी सीट्स हैं लम्स में। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की सीट्स मैंने लिखी हैं, तो इसलिए अगर आप ज्यादातर हैदराबाद के हो तो हैदराबाद में एमबीबीएस की सिर्फ 47 सीट्स हैं भाई, बस। और टेस्ट देने वाले 3-4 हजार 5 हजार जरूर होंगे।
ये बात भी अब आप अपने जहन में रखें कि हैदराबाद, सिर्फ हैदराबाद का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बाकी डिस्ट्रिक्ट नहीं है, लेकिन देख लो बाकियों की अभी कम है। टंडोला यार 15, नवाबशाह 34, उमरकोट 21, जामशोरो 19। तो हम किसी एक डिस्ट्रिक्ट में मैं समझाने के लिए बात करता हूँ। अब एडमिशन होता कैसे, देखो हैदराबाद में से, मेरी बात याद सुनना, कि अगर हैदराबाद में से कितने स्टूडेंट्स आ गए, 4000 स्टूडेंट आ गए, और 4000 स्टूडेंट में से आपको टॉप 47 में आना है। अगर आप उससे नीचे होंगे तो आप पास भले हो जाएं, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला। एडमिशन कब मिलेगा, जब आप 4000, ये मिनिमम बच्चे बताएं, 4000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, 5000 हो, तो उसमें से टॉप 47 में आना है। तो तब जाके आपके नाम के साथ बेटा डॉक्टर लगने वाला है, वरना नहीं लगने वाला। ये बात याद रखिएगा कि यहाँ आपको ये जंग लड़नी है। इसी तरह अगर आप टंडो मोहम्मद खान से हैं, तो इसका मतलब आपको टॉप 14 में आना है, तब जाके आपको हैदराबाद में यानी जामशोर और लम्स में एडमिशन मिलने वाला है, अदरवाइज नहीं मिलने वाला। बाकी यूनिवर्सिटीज की मैं बात करता हूँ कि कुछ का जहन आगे पीछे होगा, तो मैं यूनिवर्सिटीज की बात आगे मैंने लिखा है, प्लान किया है, तो मैं आपको शेयर करता हूँ। तो इसका मतलब यहाँ पर बात क्लियर हुई कि आपको टॉप करना है, आपको नीचे नहीं आना। ठीक है, पास नहीं होना, पास पे रहोगे तो बेटा एमबीबीएस तो कम से कम क्लियर नहीं, डॉक्टर फिर कहलाना मुश्किल हो जाएगा। तो आप ये कह रहे होंगे कि सर पहली क्लास में ऐसी बुरी बुरी बातें ना करें, तो मैं सच बोलना पड़ता है, क्या करें। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं आगे। आगे है हमारे पास है जी, ये वो कॉलेजेस हैं जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक है, यहां पर मैं शेयर कर रहा हूँ कौन से कॉलेजेस जो कि हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, सिर्फ लम्स नहीं। ठीक है, इसके अलावा भी जो हमारे पास कॉलेजेस हैं, ठीक है, गुलाम इसहाक खान कॉलेज है सक्खर में, ये भी मेडिकल कॉलेज है। फिर पम्प्स आपने बहुत सुना होगा, उसमें 250 सीट्स हैं। फिर चांदका मेडिकल कॉलेज लाड़काना, फिर खैरपुर, फिर डाउ कराची, यहाँ बच्चे ज्यादा जाना चाहते हैं। फिर डाउ मेडिकल कॉलेज कराची, ठीक है, ये आपके पास इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज है कराची। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं कराची डेंटल कॉलेज। फिर आपके पास मोहतरमा बेनजीर बुर्ज। अच्छा, ये सारे जो कॉलेजेस है ना, इनका समझ लो एक ही टेस्ट होता है, और वो कौन सा टेस्ट होता है, एमडी गेट। आपको इन यूनिवर्सिटीज का अलग अलग टेस्ट नहीं देना, आपको एमडी गेट देना है। एमडी गेट देने के बाद आपको एक अच्छा स्कोर लेना है। चले, आई एक्सपेक्ट कि भाई आपने 189 मार्क्स लिए, बहुत जबरदस्त नंबर, ठीक है। अब आपके पास जब लिस्ट लगेगी तो उसके अंदर आपको आपका मिल जाएगा। फिर इन यूनिवर्सिटीज में जहां जहां आप एलिजिबल होगे, वहां आप क्या करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे। ठीक है, और वहां फिर आपको टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आपने एमडी गेट में टेस्ट दे रखा होगा, और आप यहां पर जा सकते हैं। तो इसका मतलब बेटा हैदराबाद वालों, ज्यादातर मेरे पास स्टूडेंट हैदराबाद के हैं, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। हैदराबाद वालों, सिर्फ लम्स ऑप्शन नहीं है, ये सारे भी ऑप्शंस हैं। इनमें से भी यहाँ पे भी आप जा सकते हो, लेकिन अलग अलग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आपको टेस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कहाँ जाना है, एमडी गेट देना है, एमडी गेट में अच्छे नंबर लेने हैं, और फिर इन यूनिवर्सिटीज में आप ट्राई कर सकते हो। एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, 12 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं। वैसे तो प्राइवेट भी हैं, मैं उनका नाम नहीं लिख रहा क्योंकि प्राइवेट तो अफोर्ड से बाहर होती हैं, लेकिन जब 12 यूनिवर्सिटीज हैं जो कि गवर्नमेंट हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये लिस्ट भी आप अपने पास रखिएगा। चलें जी, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। टेस्ट का पैटर्न कैसे होता है आप सबको पता है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। 30, हमारे पास 68 क्वेश्चन बायो के, फॉर 54 केमिस्ट्री के, 54 फिजिक्स के, इंग्लिश के 18 क्वेश्चन एंड लॉजिकल रीजनिंग के 6 क्वेश्चन। 34%, 27%, 27%, 9%, 3%, यानी ये 200 में से परसेंटेज निकाली हुई है। ठीक है, अब ये तो एक छोटा सा पैटर्न आ गया। अब आपके पास आगे चलते हैं कि आगे क्या चीज है, पासिंग मार्क्स क्या है। अब इसके ऊपर मैं आपको पैटर्न समझाता हूं, देखिएगा बेटा। पासिंग मार्क्स का मतलब 55। 55, 55 से क्या मुराद है, कि आपको बेटा 110 मार्क्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, 110 मार्क्स आपको लेने पड़ेंगे, किसके लिए, एमबीबीएस के लिए, अदरवाइज आप फेल कंसीडर होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप बीडीएस में हैं, बीडीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको कम से कम 100 मार्क्स लेने पड़ेंगे, तब जाके आप पास होंगे। अगर इससे कम आया तो आप फेल कंसीडर होंगे।
फिर सर वो फर्स्ट ईयर की परसेंटेज कितनी होती है, मैट्रिक की कितनी होती है, ये वाली बातें भी आपको आपने सेंटर्स में, कॉलेजेस में, एकेडमीज में अपने टीचर से सुनी होंगी। लेकिन वो तब तक नहीं पॉसिबल जब तक आप इतने नंबर नहीं ले पाते। 110 आपको नंबर आपको कहाँ लेने हैं, आपको एमबीबीएस के लिए लेने हैं, और 100 मार्क्स आपको किसके लिए लेने हैं, बीडीएस के लिए लेने हैं। तब जाके वो एग्रीगेट की जो बातें हम करते हैं ना, आपको जहन में किसी ने डाली होंगी, ऑफ कोर्स आप लोग एंट्री में है तो एकेडमीज में बातें हो रही होंगी, सारी चीजें, तो सब कुछ हुआ होगा उसमें। तब तक वो बातें पॉसिबल ही नहीं है जब तक आप क्या नहीं कर सकते हो, इतने नंबर नहीं ले पाते। तो ये तो है मिनिमम। बट एक बात याद करूं, मेरी बात सुन लो। 110 मार्क्स अगर आपने ले लिए तो मैं आपको रिटर्न में लिख के देता हूं, ठीक है, मैं आपको रिटर्न फॉर्म में देता हूं। आपका एडमिशन जो है, गौर से सुनो, नहीं होगा। ठीक है, 110 मार्क्स लेने के बाद आपका एडमिशन नहीं हो, ये तसल्ली होती है दिल की कि वाह जी वाह। वो घर वालों को बताना होता है कि सर मैं पास तो हो गया था, अबू मैं पास तो हो गई थी, लेकिन वो जो है ना बस क्या करे, वो फलां वाला जो था ना उसके नंबर ज्यादा हो गए, उसका एडमिशन हो गया, मेरे नहीं। नहीं, ये पास पास तो होना ही नहीं है आपने। ये बात ध्यान में रखना, आपने पास तो होना ही नहीं है। अगर आपने पास होना है तो फिर मतलब, तो टेस्ट थोड़ी दे रहे हो, पेपर थोड़ी दे रहे हो। आपने पास नहीं होना, ये तो बहाना हो गया। आपने टॉप करना है। अगर आप टॉप करेंगे तो कंपटीशन करना है, फिर जीतना है। तो वहाँ 110 एक दिल की तसल्ली के लिए ठीक है, वरना इस पर एडमिशन नहीं होना, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव बातें मैंने बता दी है ना। आगे चलते हैं सर। अगर आपके 100 से ऊपर मार्क्स आ गए, मिसाल के तौर पे पास हो गए आप, मिसाल में कितने, 150 मार्क्स कर ले, चलें जी, 150 मार्क्स आपके आ गए। अब क्या पास हो सकते हैं? अब एग्रीगेट कैसे बनेगा, उसका तरीका, आपकी मैट्रिक की कोई ना कोई परसेंटेज तो होगी, उसका 10% मिलाओ। आपकी फर्स्ट ईयर की कोई ना कोई परसेंटेज होगी, उसका 40%। और आपके टेस्ट मार्क्स होंगे, उसका 50%। अब मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है कि आप में से कोई बच्चा है जिसकी मैट्रिक की परसेंटेज 80 है, ओके। हो सकता है कि जिस कोई आपके में से कोई ऐसा बच्चा है जिसकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज, इसको भी मैं 80 ले लेता हूँ, कोई नहीं, खैर है, राइट। 70 भी हो सकती है, 80 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, मैंने 80 कर लिया। और आपने मार्क्स कितने ले लिए, 150 मार्क्स ले लिए। ठीक है, तो ये मैंने तीन बातें बनाई। अब हमने क्या कराना है, एग्रीगेट बनाना है। अब आपकी 80 जो परसेंटेज है ना बेटा, इस 80 को आपने 0.1 से मल्टीप्लाई कर देना यहां पर ना। क्या करोगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.1। अब ये अपने अपने अभी क्लास के बाद ना अपना अपना रिजल्ट निकाल के चेक कर लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आपको मिल चुके हैं। ठीक है, आपके कितने नंबर आपके पास हैं, और अब आपको टेस्ट में कितने लेने हैं। तो इसका मतलब यहां से बनेगा 8। इसी तरह अब आपके पास आगे चलते हैं। 80 को, ये वाले 80 को, एचएससी के, अगर हो सकता है 70, हो सकता है 90 हो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4 से। इसका मतलब 8 4 32, 80 मल्टीप्लाई बाय 0.4, ठीक है, ये बन जाएंगे 32। तो बेटा आपका जो एग्रीगेट है वो 40 तो बन गया है, सही हो गया। यहां तक मेरी बात समझ में आ गई कि 40 नंबर आपके टेस्ट में हैं। तो अब आपके पास जो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है और जो मैट्रिक का रिजल्ट है, आपने एक काम करना है, जब क्लास खत्म हो जाए तो जाके चेक कर लीजिएगा कि क्लास के बाद आपने जाके कैलकुलेट करना है कि आपके नंबर कितने हैं। अभी आप सिक्योर कर चुके हो, पहले से ही बिना टेस्ट के सिक्योर कर चुके हो। अब जो बाकी सिक्योर करना है वो करना है क्या, 150। तो अब आपने करना ही होगा कि 150 आपने स्कोर लिया, उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 200 से, एंड देन मल्टीप्लाई कर दें 50, क्योंकि 50% मार्क्स है। ठीक है, एक मिनट, मुझे भी थोड़ा सा कैलकुलेटर का सहारा लेने दे दें। ओके जी, 150 डिवाइडेड बाय 200 एंड मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, ये बनेंगे 37, 37.5। तो अब मैं इसको इधर ऐड कर देता हूं, 37.5। तो ये क्या हो जाएगा, 7 4 and 3 7, और 0.5, ये 77.75 जो है, 0.5 जो है, हमारा क्या बनेगा, एग्रीगेट। अब सुनना, एक बंदी है,
एक्स, एक बंदी है वाई, एक बंदी है जेड। बंदी मतलब स्टूडेंट हो, कोई भी हो सकता है, बंदा भी हो सकता है। ठीक है। एक बच्ची का टेस्ट आया 77.5, दूसरे का आया 77.4, तीसरे का आया 77.3। ठीक है। और अगर दो सीटें हैं, तीन नहीं है, तो 77.5 वाले का एडमिशन हो जाएगा, 77.4 वाले का एडमिशन हो जाएगा। इसके बहुत अच्छे नंबर हैं, लेकिन सॉरी बेटा, इसका एडमिशन नहीं होगा अगर डिस्ट्रिक्ट में दो सीटें हैं। वैसे दो तो नहीं है, 12 12 13 13 है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि इतना पॉइंट पॉइंट के फर्क से आप ऊपर भी जा सकते हो, आप नीचे भी जा सकते हो। तो याद रखिएगा, कंपटीशन टफ है, लेकिन आप पढ़े लिखे लोगों आप कर सकते हो। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब चलते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल बच्चे पूछते हैं, सर अभी तक आप लोग तैयारियां कर रहे होगे और इसी चीज में कंफ्यूज हो गए कि सर हमने पढ़ना क्या है। सिंध बोर्ड पढ़े हैं, पंजाब को बोर्ड पढ़ना है, केपी के पढ़ना है, बलूचिस्तान पढ़ना है, या फेडरल पढ़ना है। यार अगर आप तो सिंध बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप सिंध बोर्ड पढ़ें, दैट्स मोर देन इनफ, काफी है। ठीक है। हाँ, हेल्प के लिए आपकी मर्जी है पंजाब रख लें, या हेल्प के लिए आपकी मर्जी है केपी के रख लें। बहुत सारी केपी की बुक्स फेडरल की कंसीडर की जाती हैं, इसीलिए आपकी मर्जी है आप फेडरल रख लें, आपकी मर्जी है आप +1 कुछ भी रख लें। ठीक है, या फेडरल रख, पंजाब रख लें, या फेडरल रख लें, इसमें से कोई एक रखें। लेकिन ये किसके लिए, हेल्प आउट के लिए रखें। ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखना, आप कहीं से भी पढ़ोगे, जो आपका सिलेबस है ना बेटा, वो तो सेम है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान का सेम है। और फिर जो आपका पेपर आएगा वो कहाँ से आएगा, सिंध बोर्ड से आएगा। तो इस बात को आपने जहन में रखना है कि ये चीजें आपको, आपकी अपनी बुक पढ़ो ज्यादा अच्छी है। फिर दूसरा, जहां से समझ में आ जाए, ठीक है, जहां से आपके पास एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो जाए, वहां से आपने उसे पढ़ना है, और आप पढ़ के अपने स्टडी करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। आप फजूल की जो बुक्स आपने इकट्ठी की हैं, 2 4 5 6, उनको साइड पे रखे, कोई दो बुक हर सब्जेक्ट की उठाओ। एक को आप प्रॉपर पढ़ोगे, एक आपको हेल्प के लिए पढ़ोगे। हेल्प के लिए क्या मतलब, हेल्प का ये मतलब ये होगा कि आपको एक टॉपिक अगर नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी बुक खोलो, वहां से समझ में आएगा, और फिर आप पढ़ लो। ठीक है। अच्छा, एक बात मैं बायो के लिए हिंट दे दूं। वैसे तो आप, मैं बायो का टीचर नहीं हूं, लेकिन मैं बायो के लिए एक हिंट दे दूं। ठीक है। टॉपिकल स्टडी करो। ठीक है। टॉपिकल रीडिंग करो। क्योंकि रीडिंग में से, बुक की टेक्स्ट की रीडिंग में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पास पेपर में से। तो टॉपिकल रीडिंग करो। रीडिंग करोगे तो आपके पास जो है वो आपका बायो का पेपर अच्छा होने वाला है। ठीक है। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में सारी चीजें ऐसी नहीं है, थोड़ा सा चेंज लॉजिक भी है, लेकिन बायो की टॉपिकल रीडिंग करो, बुक को पढ़ो अच्छी तरह, तब जाके स्टिल यू हैव द टाइम। अगर आप अपने टॉपिक्स को रीड करते हो, पढ़ते हो, तो अच्छा समझ में आएगा आपको। चला जी, मैं देख लूं कि मुझे, भाई इस बीच में अगर कोई भी सवाल आप पूछना चाहें तो आप चैट में छोड़ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। चैट मेरे पास है, मैं एक्टिव हूँ इस चीज में। ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो अब आपके पास, नाउ व्हाट, अब क्या करें। हमारे पास दिन रह गए कोई 2 महीने से कम। लाइक आज 26 हो गई है, और 2 महीने में टोटल दिन है हमारे पास 60। में से मान लो कि कुछ दिन किसी की कोई बीमार भी होता है, कोई परेशानी भी होती है, और किसी की कोई मजबूरी भी होगी, एंड फिर किसी की कोई बर्थडे वगैरह भी आएगी। तो इसका मतलब बाकी हमारे पास 40 डेज बच गए। नाउ व्हाट, अब क्या करें। अब आपने करना क्या होगा कि आज से स्टडी कैसे करें। मैं फिजिक्स की तो आपको कम से कम ऐसे ही कराऊंगा, बाकी आपकी मर्जी है, बाकी मैं सबको गाइड जरूर करूंगा कि स्टडी कैसे करें। अब स्टडी करने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना है, आपने ज्वाइन करना है, सबसे पहले पास पेपर सॉल्व करना है। अब आप सारे पास पेपर्स को कैसे सॉल्व करते होगे मैं बताता हूँ। पास पेपर्स को आप ऐसे सॉल्व करते होगे कि आपने एक एमसीक्यूज देखा, ठीक है, नंबर 1 एमसीक्यूज आया, और नंबर 1 क्वेश्चन आपने देखा, आपको आया नहीं। फिर आप गए की में, आप की में जाके आपने कहा अच्छा तो ये था इसका आंसर। ठीक है, और आपने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये आपने सॉल्व नहीं किया, ये आपने लगाया रट्टा। समझ आई बात, ये आपने लगाया है रट्टा। सॉल्व कैसे करना है, आप पहले क्वेश्चन उठाएं। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, साइड पे ले इसको। ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व ऐसे करेंगे कि तरीका थोड़ा सा मैं आपसे शेयर करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, सबसे पहले आप क्वेश्चन उठाएंगे,
क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे कि देखो, एक बात याद रखिएगा कि जब आप क्वेश्चन बेटा सॉल्व कर रहे हो ना पास पेपर, तो ये बात याद रखना कि वो क्वेश्चन रिपीट तो कभी भी नहीं होगा। तो फिर आप सर अनसॉल्व पेपर क्यों सॉल्व करा रहे हैं? क्योंकि टॉपिकल रिपीटेशन होती है। बात समझ आ रही है? जिस टॉपिक में से वो क्वेश्चन आया है, वो टॉपिक दोबारा रिपीट हो सकता है। तो एक बात याद रखना कि एज इट इज क्वेश्चन कभी भी रिपीट नहीं होगा। ये बात मेरी आप अपने दिमाग के अंदर फिट कर लो कि कहीं से भी आ जाए कि कोई कह दे कि रिपीटेशन होती है, नहीं होती। एग्जैक्ट कोई भी एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, टॉपिकल रिपीटेशन होगी। एक क्वेश्चन तो आपने क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है, समझना है, और एक रफ वर्क में इधर आके एक टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, आप टॉपिक्स की एक रफ पेपर, आप रफ कॉपी आप साथ में खोलेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये कौन से टॉपिक में से आया, मैं फिजिक्स के हिसाब से बताता हूँ। तो सर ये था डायमेंशन में से, ये टॉपिक लिख दिया। फिर आपने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लिख दिया कि ये तो था वर्क में से। फिर आपने तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर आपने इसमें टॉपिक लिखा क्या, ये आपके पास आया हीट में से। फिर आपके पास एक टॉपिक आया कहां से, फोटोन का रिलेटेड टॉपिक आ गया। ये आपने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई। जब आप टॉपिक्स की लिस्ट बनाओगे ना, तो आपके पास एक क्वेश्चन तो आपने सॉल्व नहीं करना ना, कम से कम टारगेट बनाओ, 5 पास पेपर सॉल्व करो। कितने? 5 पास पेपर्स। अब सिर्फ सिर्फ अच्छा, कुछ बोलेंगे 5 और कुछ बोलेंगे सिर्फ 5। तो सिर्फ वालों के लिए जवाब दूं, बेटा 1000 क्वेश्चंस बन जाएंगे, 1000 क्वेश्चन बन जाएंगे सारे सब्जेक्ट के मिला के। और ये बहुत अच्छा नंबर है। मगर उसके लिए एक काम आपको करना पड़ेगा, अगर ऐसे स्टडी करोगे। तो जब आप ऐसी लिस्ट बनाओगे, तो फिर आप इसको क्या करोगे, इन लिस्ट द रिपीटेड टॉपिक्स। ये देखो मैंने यहाँ पहले लिखा हुआ है कि जो रिपीट हुए ना टॉपिक, उनको इन लिस्ट करो कि अच्छा 5 में से ये टॉपिक रिपीट हुए हैं, उनकी स्टडी दोबारा करो, बार बार करो। ठीक है, क्योंकि अगर वो रिपीट हुए हैं तो कंफर्म्ड है कि वो रिपीट होने हैं, क्योंकि वो टेस्ट के बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये वर्क, पावर और एनर्जी, हर साल इसमें से एक क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, और ये रिपीट होता है। आगे चलूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हर साल इसमें से क्वेश्चन आता है और रिपीट होता है। तो इसका मतलब ये रिपीटेड टॉपिक्स हैं। ये कुछ मैंने आपको अब एग्जांपल्स दिए हैं, बाद में हम जाएंगे रिपीटेड टॉपिक्स में, मैं भी आपसे शेयर कराऊंगा चीजों को, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां तक बात समझ में आ रही है? आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, बेस्ट नोट्स कौन से हैं ये भी बात करनी है हमने। ठीक है, अब बेस्ट नोट्स है क्या, कौन से नोट्स होंगे, कहाँ से पढ़ें? कुछ कोई जहन में आएगा, कुछ अच्छे अच्छे होंगे। कोई कहेगा कि सर डॉगर वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा जी। कोई आप कहेगा कि सर किप्स के बहुत अच्छे हैं। और कोई कोई आपसे ये कहेगा कि हाँ जी, कोई सवाल आपके पास आया, यस खुद बनाएं, दैट्स गुड, ये ऑप्शन भी अच्छा है, मैं इस पर आता हूँ। किप्स के बहुत अच्छे हैं। और कोई आपसे कहेगा कि सर यहाँ हैदराबाद में कोई एकेडमी किसी की नाम आप ले लें, तो जनाब जी फला एकेडमी के नोट्स जो है ना वो बड़े जबरदस्त हैं। ठीक है जी, तो मैं नाम लिख देता हूँ एक्स एकेडमी, फिर वाई लिख देता हूँ वाई एकेडमी, फिर लिख देते हैं जेड एकेडमी। बात ये सारी बात आ गई। देखो भाई, इन सारी एकेडमीज में से जो नोट्स लिखे हुए हैं ना, इनमें से कोई एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होना। समझ आई बात? वो जो बाबे बैठे हैं ना टेस्ट बनाने वाले, उन्हें पता है मार्केट में क्या चलता है। एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं होना। सो नाउ अब सर क्या करें? अब आपने करना ये है कि, एक मिनट, जी ठीक है, आपने करना क्या है, आपने बेटा करना ये है कि कोई भी एक अच्छी बुक उठा लें, और नोट्स की अगर आप लेना चाहते हैं, उसके बाद फिर सेल्फ प्रैक्टिस करें, खुद बनाएं, और उसको समझें टॉपिक को। मैं आपसे एक बात बताऊं, मैं शर्त लगा के कहता हूं कि आप 10,000 MCQ सॉल्व कर लो। चलो सारे सब्जेक्ट्स के नहीं, अगर आप कमाल कर सकते हो, नहीं वैसे ये कमाल नहीं हो सकता। एक अजीबो गरीब बात बताऊं कि सिर्फ एक सब्जेक्ट के फिजिक्स के भी अगर 10,000 MCQ सॉल्व करोगे ना, तो आपका फिजिक्स क्रैक नहीं होगा।
ये बात याद रखना, फिजिक्स क्रैक नहीं होगा। तो फिर क्रैक कैसे होगा सर? फिजिक्स को क्रैक करने के लिए या किसी भी टॉपिक को क्रैक करने के लिए बेटा लॉजिकल स्टडी करनी है। ठीक है, लॉजिकल स्टडी का मतलब यह है कि एक एक टॉपिक को, एक एक जो लिस्ट दी हुई है उसको पढ़ो। सबसे पहले रिपीटेड टॉपिक्स पढ़ो। ठीक है, रिपीटेड टॉपिक्स में भी वो वाले टॉपिक्स पढ़ो जो कि आपको बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि इस वक्त वो टाइम नहीं है कि आप कहीं और से टॉपिक लाओगे। इस वक्त वो टाइम है कि आपको जो बहुत अच्छे टॉपिक आते हैं आप उनको पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस करो, अच्छे अच्छे उनके एमसीक्यू सॉल्व करो। अगर आप अपनी एकेडमी के भी करते हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना आप इनमें से कोई भी एक बुक उठा लो, उससे कुछ नहीं होता। आप उनमें से सॉल्व करो, और सबसे मेन बात, वही उस टॉपिक के पास पेपर्स के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करो। क्योंकि एक्चुअल जो पास पेपर है वो आपको ये नहीं बताता कि ये पहला क्वेश्चन आएगा, वो आपको ये बताएगा कैसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, वो कैसे का जवाब आपको देगा। तो अगर तो ये कर पाते हो तो यस, अगर नहीं कर पाते तो फिर हर्डल्स आपके लिए खड़ी हो जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट पे आगे चलते हैं। सर प्रिपरेशन, अब आखिरी बात है कि अब सर आखिरी पॉइंट रह गया, अब हम प्रिपरेशन कैसे करें। तो देखो मेरी एक बात भी याद रखना, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन है? 54। ये आ गया पी फिजिक्स। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन है? 54। बायो के कितने क्वेश्चन है? 68। इसी तरह अगर इंग्लिश में जाते हैं तो कितने क्वेश्चन है? 18। और लॉजिकल रीजनिंग पे जाते हैं तो 6 क्वेश्चन है। चलें एक काम करते हैं कि मैं इन सारे क्वेश्चंस का आधा आधा करता हूँ। 54 का बनेगा 27, केमिस्ट्री का बनेंगे 27, और इस 68 के बनेंगे 34। ओके जी, आपके पास इंग्लिश के बनेंगे 9 और इसके बनेंगे 3। ओके, अब आपके पास, अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो जरा मैं कुछ आपसे शेयर करने जा रहा हूं एक चीज को, कि 27 + 27 + 34 +9 एंड +3। ठीक है, ये टोटल बन रहे हैं 100। ठीक है, अब एक बात बताऊं, अगर आपकी हर सब्जेक्ट की 50% तैयारी है तो एक बात याद रखना कि आप एमडी गेट के टेस्ट में पास भी नहीं हो रहे हो एमबीबीएस के लिए। ठीक है, आप एमबीबीएस के लिए पास भी नहीं हो रहे हो, सिर्फ बीडीएस के लिए पासिंग मार्क्स आप ले रहे हो, एमबीबीएस के लिए तो आप पास भी नहीं हो रहे हो। इसका मतलब अब आप अंदाजा लगा लें कि ये मैंने इसका 50% निकाला, कि अगर आप हर क्वेश्चन का 50% ले लें कि जी मेरी फिजिक्स की आधे मैंने किए थे, केमिस्ट्री के मेरे आधे क्वेश्चन सही थे, बायो के मेरे आधे क्वेश्चन सही थे, तो आपके बेटा 100 मार्क्स बनते हैं। ये 100 मार्क्स तो आपको पास भी नहीं कर रहे। इसका मतलब ये है कि कम से कम हर सब्जेक्ट का आपका 90+% लेके जाओगे, टेस्ट में आप 80+% सॉल्व करोगे, सही करोगे जिसे कहते हैं, तब जाके आप एमडी गेट को क्रैक करने के लायक बनोगे। ठीक, एक बात, पास्ट पेपर सॉल्व करते हुए एक बात आपने और याद रखनी है, और वो क्या याद रखनी है? वो ये याद रखनी है कि आपने टाइम को मैनेज करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करनी है। आपको मैं एक तरीका बताऊं, आप पहले पास पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, पूरा पास पेपर आप सॉल्व कर लें, उसमें आपको टाइम का ख्याल नहीं रखना, बस आप सॉल्व कर लें, चाहे 2 दिन में एक पेपर सॉल्व हो, आप सॉल्व कर लें। जब आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर आप एक काम करें कि सेम पेपर जो आपने सॉल्व किया है ना, सेम पेपर को दोबारा सॉल्व करें। ठीक है, लेकिन उस वक्त आपने क्या करना है, स्टॉप वॉच लगानी है, और स्टॉप वॉच लगा के अब आपने देखना है, हालांकि आपको वो पेपर आता है, रट लिए होंगे वो सवाल, लेकिन मुझे पता है 200 क्वेश्चन है, हर सारे याद नहीं रहते। स्टॉप वॉच लगानी है, और स्टॉप वॉच लगा के आपने टाइम को मैनेज करने की कोशिश करनी है। ठीक है, कि क्या मैं इतनी प्रैक्टिस के बाद, यानी चीटिंग वाला पेपर, ये तो चीटिंग वाला पेपर हो गया ना, कि आपने पहले सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, कीज भी आ गई, सब समझ लिया, उसके बाद मैं उसको रिपीट सॉल्व करने जा रहा हूं। अच्छा, कुछ आपके पास इसमें न्यूमेरिकल्स भी होंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स करने के बाद क्या सर मैं 200 मिनट में ये सॉल्व कर पा रही हूं या पा रहा हूं कि नहीं? ठीक है, अब एक बात बताना है कि आप जब घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो 200 मिनट की नहीं करनी, बल्कि आपने 180 मिनट की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि जब आप टेस्ट में जाके बैठोगे ना,
तो वहां आपको कम से कम माशाल्लाह 10 मिनट तो आपके पसीने छूटेंगे, और आपका 10 मिनट जो है वो स्ट्रेस खा जाएगा। 10 मिनट तो ये हो गए, और 10 मिनट आपको पेपर रीड करने में लगेगा। ठीक है, पेपर की रीडिंग में लगेगा, जिसके अंदर आपको मसला यहाँ पे आएगा कि यार अब मैं करना मुझे क्या है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, एंड सो बला की चीजें आएंगी। ठीक है, सो 180 मिनट का टाइम लेके जाओगे तो तब जाके पेपर क्रैक हो सकता है, तब जाके आप पेपर की अच्छी स्टडी कर सकते हो। अदरवाइज जो है वो मामला गड़बड़ हो जाएगा, आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आप कुछ मेरे पास 2-3 मिनट्स है, मैं दोबारा ज्वाइन भी करूंगा, क्योंकि हमारे पास आपको पता है 40 मिनट की जूम क्लास होती है। अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं अभी से, ताकि हम अपनी स्टडीज को शुरू करने से पहले आपकी चीजों को मैं क्लियर कर दूं, तो मुझे चैट में छोड़ें, तो मैं आपके आंसर्स आपको देता हूँ। शाबाश, अब आपका टाइम है। और बेफिक्र होकर सवाल कर लिया करें, उल्टा सो सीधा हो किसी भी तरह का हो, तो यहाँ कोई आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। और अगर आपका कोई मजाक उड़ाए तो ये समझ लेना कि आप इस लायक हैं कि कोई तो आपकी वजह से ऐसा। हाँ जी, आउट ऑफ सिलेबस आता है जी, थोड़ा बहुत डर रहता है कि आउट ऑफ सिलेबस आता है। अब मैं आउट ऑफ सिलेबस से रिगार्डिंग आपको फिजिक्स की एक बात पहले क्लियर करूं, जब तक कोई और बच्चा है तो वो भी क्वेश्चन करे, जब तक मैं एक बात भरूं कि आउट ऑफ सिलेबस किसे कहते हैं, जरा सुनना। कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है और कुछ नहीं होता। मिसाल के तौर पे, आपके पूरे फिजिक्स की बुक में, पूरे फिजिक्स के सिलेबस में आ, वेक्टर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिजिक्स को अगर आप वेक्टर नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको फिजिक्स सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। अब क्वेश्चन अगर वेक्टर में से आता है और इससे रिलेटेड आ गया तो हम कहेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन कुछ बातें, 3 वेक्टर के टॉपिक जो है ना, जिसमें अब आप लोग सुन रहे हैं तो तैयारी भी कर लेना इन टॉपिक्स की। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक, दूसरा एडिशन ऑफ वेक्टर, सॉरी, क्रॉस प्रोडक्ट, और तीसरा डॉट प्रोडक्ट। इनके अलावा पूरी फिजिक्स होनी नहीं है, आपका एमडी गेट हो ही नहीं सकता। हालांकि उसमें लिखा हुआ नहीं है, तो एमडी गेट वाले बड़े सियाने हैं, उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ये लिख दिया है कि ये जनाब नहीं आएगा। तो क्योंकि उनको पढ़ना तो खुद ही पड़ जाएगा। ठीक है, तो जनाब अब मैं जो है वो क्लास मेरी एंड हो रही है, तो मैं दोबारा ज्वाइन करता हूँ, तो थोड़ी सी देर में मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, तो आप अब दोबारा से रीज्वाइन हो जाइएगा।